हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 24 सितंबर। देख लेते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में कौन सा आर्टिकल्स अपन बात करने वाले हैं आज, और देख लेते हैं आइडिया पेज पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस पेज से अपन 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक तो ये एनजीओज़ के बारे में है 2 आर्टिकल्स तो, और ये आर्टिकल है यूएसए और मालदीव के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और उसके साथ में अभी इंडिया की क्या स्टैंड है। तो इंडिया मालदीव रिलेशंस को अपन जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। ये वाला आर्टिकल है, ये फिर से वही एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जो बिल आए हैं उनसे रिलेटेड ही है ये। इसमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा बताया गया है कि किस तरीके से शिरोमणि अकाली दल ने अपने आप को विड्रॉ किया है। जो हरसिमरत कौर यूनियन मिनिस्टर थी तो उनको किस तरीके से रिज़ाइन करने के लिए एक तरीके से बाउंड किया गया, क्यों उन्होंने रिज़ाइन किया, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं जो किसी भी एंगल से अपने काम की नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को थोड़ा सा मैं यहीं ब्रीफ आउट करता हूँ। हार्ट ऑफ होप अफ्रीका। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है और वर्ल्ड हिस्ट्री डेफिनेटली पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अफ्रीका को किस तरीके से लूटा गया था। ठीक है, मतलब डिवीज़न कर दिया गया था अफ्रीका का। बेल्जियम में एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर सारे जो कंट्रीज़ थे, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, बेल्जियम खुद हो गया, नेदरलैंड्स हो गए, ये सारे कंट्रीज़ ने मिलके अफ्रीका को डिवाइड कर दिया था, फिर उसको एक्सप्लॉइट किया। तो आप हिस्टोरिकल टाइम से लेकर आज तक के टाइम पर देखो तो अफ्रीका कहीं ना कहीं हमेशा से परेशानियों का सामना करता हुआ दिखाई दिया है। बट कोविड-19 आउटब्रेक जैसे ही हुआ तो एक और उनको एक थ्रेट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को इन्फेक्शन भी बहुत हुआ, तो डेथ्स भी बहुत सारी देखने को मिली। इबोला ऑलरेडी अपन जानते हैं बहुत सारी परेशानियों का कारण बन चुका है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। बट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ ने एक कोलैबोरेशन में काम किया है। ठीक है, और उस कोलैबोरेशन से हमें कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। आज साउथ एशिया को देखो, कहाँ कितना गैप है, एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड ही नहीं है अपने यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स, गैप्स चलते आ रहे हैं। यूरोप में देखोगे तो यूरोप में ब्रेग्जिट की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानियों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अफ्रीका एक ऐसा स्पेस है, अपन कह सकते हैं इस प्लेनेट पे अभी करेंटली, जहाँ पे कोलैबोरेशन का एक जो टुगेदरशिप का जो एक एटीट्यूड होना चाहिए, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी पेंडेमिक हो या कोई भी तरीके का कोई भी क्राइसिस आए उसको हैंडल किया जा सकता है। तो आज हम अफ्रीका से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, आप एक बार देख लेना इस आर्टिकल को। तो 3 आर्टिकल इस पेज से अपन डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल ये वाला अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। और ये 2 आर्टिकल्स है, इनका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहीं पे दे देता हूँ आपको। देखो, ये तो इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड है। इंडिया चाइना रिलेशंस की अब बात आती है तो अभी 5 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ है। अल्टीमेटली कंसेंसस का पॉइंट निकल के आया जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्वर्सेशन के बाद में, कि चाइना और इंडिया अब क्या है, ज़्यादा एस्केलेशंस को बढ़ाएंगे नहीं। पहली बात तो ये। दूसरा, इसके लिए बता रहे हैं कि 1993 और 96 में जो अलग अलग एग्रीमेंट्स हुए थे। देखो, मैंने ये चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये आर्टिकल रिपीट करेंगे तो लेंथी हो जाएगा डिस्कशन। जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं उनको तो अपन थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो ठीक ठाक हो जाएगा अपना काम। ठीक है, तो इस तरीके से 1993 और 1996 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि भाई अब आगे कहीं पर भी ये जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके दूसरी तरफ से हम कैसे भी करके एक दूसरे के लिए हॉस्टिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे। मतलब एक दूसरे के खिलाफ उस LAC की दूसरी तरफ की ज़मीन को हम यूज़ नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़, एस्केलेशन नहीं बढ़ाएंगे और कैसे भी करके टेंशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बट वो बात एक अलग है कि चाइना ने लेटर्स में तो कुछ और कहा है, स्पिरिट की कुछ और ही बात आती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो ऑलरेडी एग्रीमेंट्स है ना, उनको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ध्यान में रखने के आगे बात करने की ज़रूरत है। फिर ये बोलते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में बातचीत शुरू हुई थी 1979 में, जब हमारे यहाँ के 1979 में फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो गए थे। फिर उसके बाद में कन्वर्सेशन कंटिन्यू चलती रही। फिर उसके बाद में फिर से एक डिसरप्शन आया था जब 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 टेस्ट जो किया था, उसके बाद में चाइना ने इंडिया से बातचीत करनी बंद कर दी थी। पर हुआ क्या था, 1998 से पहले ही, ये जो पोखरण टेस्ट हुआ था उसके पहले ही इंडिया और चाइना के बीच में एक डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत होना एक क्लियर हो चुका था कि हाँ, चाइना और इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो बातचीत करेंगे। इस वजह से 1998 में चाइना ने इंडिया को अवॉइड करने की कोशिश की कि भई हम इंडिया से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ओवर एक
एंटी इंडिया एक वेव चल चुकी थी कि इंडिया भी भैया अब न्यूक्लियर पावर बन गया है, ये न्यूक्लियर वेपन का गलत तरीके से यूज़ करेगा, वो सारे जो सेंटिमेंट्स थे ना, उनका यूज़ चाइना ने भी किया था उस टाइम पे। तो चाइना ने भी सैंक्शन लगाए थे या फिर एक तरीके से इंडिया से कम्युनिकेशन अपना स्टॉप कर दिया था। बट प्री डेटेड इस पोखरण टेस्ट से पहले एक एग्रीमेंट ऑलरेडी फाइनल हो मतलब एक मीटिंग ऑलरेडी फाइनल हो चुकी थी। तो वो क्या हुआ, उस मीटिंग की वजह से फिर लगातार इंडिया की कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू चलती रही। फिर जैसे कि 2000 के अंदर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी, वो गए थे। फिर KR नारायणन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी विजिट भी हुई थी चाइना की। तो ऐसे करके मतलब हमारा कम्युनिकेशन चाइना से कंटिन्यू चलता रहा। और रही सही में अब जो चाइना ने अपनी खुद की एक तरफ से तो एग्रीमेंट कर लेता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों तरफ से कोई टेंशन नहीं क्रिएट होने देंगे LAC पे, बट चाइना यूनिलेटरली अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अड़ंगे लगाता रहता है। जैसे कि अभी ईस्टर्न लद्दाख में या वेस्टर्न सेक्टर अपन बोल सकते हैं, सेक्टर वाइज ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। मैंने करंट अफेयर में पूरे अच्छे से बताया था। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाला, मिडिल सेक्टर वाला गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, और ईस्टर्न सेक्टर हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला। तो लद्दाख वाले और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। जब 1993 का जो एग्रीमेंट हुआ था ना इंडिया चाइना के बीच में, उसके बेसिस पे जब इनके बीच में बात हुई कि भाई चलो ठीक है अपन मैप एक्सचेंज कर लेते हैं, अब उस टाइम पे कैसे जैसे करके मिडिल सेक्टर पे तो कंसेंसस हो गई कि हाँ चलो ठीक है, मिडिल सेक्टर में तो जो आप मानते हो हम वो मानते हैं। बट चाइना जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसर्न है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। वो ये कहता है कि यह लद्दाख का सदर्न पार्ट है, तो इस तरीके से वो अरुणाचल प्रदेश को अपनी तरफ क्लेम करता है। तो इंडिया ये बोलता है भाई अरुणाचल प्रदेश तो हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो चाइना का तो ये कहना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ओपनली अभी तक नहीं आया चाइना को कोई स्टेटमेंट, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ आती है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर इंडिया कंसेशन देता है तो लद्दाख वाले रीजन में हम इंडिया को बहुत सारा कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। बट इंडिया सीधी सी बात एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई अगर करो तो ऑन द टेबल आओ, और बाद में मैप्स पहले एक्सचेंज हो, और जहाँ पर कंसेंसस हो वो ठीक है, फिर ओवरलैपिंग जहाँ पे हो वहाँ पर हम पेट्रोलिंग तो कर ही रहे हैं। राइटर भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई आप जो ओवरलैपिंग एरियाज है ना, कि चाइना भी क्लेम करता है और इंडिया भी क्लेम करता है, उन रीजन्स में तो क्या है आप कंटिन्यू अपनी पेट्रोलिंग को रखो जो अभी तक चलती आ रही है। बट जहाँ जहाँ पर कंसेंसस आपकी बन चुकी है कि हाँ ये एरिया चाइना के पास में होना चाहिए, ये एरिया इंडिया के पास में होना चाहिए, तो वो चीज़ तो आप कम से कम फाइनल आउट करो। बट चाइना उस चीज़ के लिए अभी भी एग्री नहीं हो रहा। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि चाइना अगर यूनिलैटरली कहीं पर भी कुछ भी करने की कोशिश करेगा ना, तो इंडिया उसका जवाब देने के लिए तैयार है, और लद्दाख इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रही सही में चाइना जो है ऑल ओवर वर्ल्ड वैसे ही बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है, जहाँ जहाँ पर भी यूनिलैटरली अपने आप को एग्रेसिव फॉर्म में शो कर रहा है। जैसे कि साउथ चाइना सी की बात कर लो, ईस्ट चाइना सी की बात कर लो, या कोई भी और टेरिटोरियल रीजन हो, वहाँ पर ये अपनी कहीं पे भी एग्रेशन दिखा रहा है, तो वहाँ पर डेफिनेटली साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लो, तो चाइना को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर चाइना को वाकई में अपनी पीसफुल राइज को इंश्योर करना है, तो इंडिया की तो ज़रूरत उसको पड़ेगी ही। तो इंडिया के साथ में रिलेशन को डिटेरियोरेट करने से चाइना को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। नहीं तो इंडिया तो रेडी है लड़ने के लिए। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी आज इंडिया अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल एरिना में आप देखोगे तो इंडिया की रेपुटेशन बहुत इंक्रीज़ हुई है, जबकि चाइना की रेपुटेशन है वो धीरे धीरे डाउन होती गई है। जैसे कि हम्बनतोता पोर्ट उसने खुद ने डेवलप किया श्रीलंका में, जबकि हम्बनतोता पोर्ट अब कौन ऑपरेट कर रहा है? 99 ईयर्स की लीज पे चाइना ने खुद ने ले लिया, क्योंकि श्रीलंका गरीब देश है, उसने रीपे करने की कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, तो इस वजह से चाइना ने हड़प लिया। ऐसे ही अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसता जा रहा है। बट वही बात है कि पाकिस्तान तो इंडिया को कंटेन करने के चक्कर में चाइना कार्ड को खेलेगा ज़रूर, ठीक है। दूसरी तरफ मलेशिया का भी एक एग्जांपल आता रहता है कि मलेशिया ने अब चाइनीज़ फर्म्स को इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि मलेशिया भी कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे निकल के इस आर्टिकल में। तो मैंने क्रक्स दे दिया है, आप देख लेना एक बार इसको। और ये वाला जो नीचे वाला आर्टिकल है इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई USA के बारे में अभी तक अपन ने जितने भी एग्रीमेंट देखे, जैसे कि इंट्रा अफगान टॉक्स शुरू हुई है 12 सितंबर से, ठीक है। एक तरफ तो है तालिबान, दूसरी तरफ है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। बट अब बातें क्या निकल के आ रही है, USA जल्दबाजी में है, कैसे भी निकल के जाना चाहता है। प्रीवियस एक आर्टिकल भी अपन ने डिस्कस किया था जिसमें यह कहा था कि प्रीवियस तीनों प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग जॉर्ज W बुश, ओबामा एंड करंट जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, ये तीनों ही नहीं चाहते थे कि कैसे भी करके अफगानिस्तान में फंसा रहा जाए। बट आज अगर सिचुएशन आप देखोगे ना तो बहुत मुश्किल है कि 100% विड्रॉवल USA कर सके। इसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। इनमें पहला कारण तो ये कि तालिबान अभी तक भी वीक नहीं हुआ है। नंबर 2, आप शुरुआत से जब अपन ने डिस्कस किया था ना कि 1970s के बाद में 79 में जब पाकिस्तान में मोनार्की कोलैप्स हुई थी, उसके बाद में इंस्टेबिलिटी आना शुरू हुई थी।
तो जैसे ही मोनार्की कोलैप्स हुई थी अफगानिस्तान में 1979 में, तो यूएसएसआर आ गया था। अब यूएसएसआर और यूएसए की तो लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, तो यूएसएसआर को भगाने के लिए यूएसए ने एक एक्सेस बनाया अपना, किसके साथ में, यूएस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक एक्सेस बनाया कि भाई कैसे भी करके यूएसएसआर को अपने को भगाना है। ठीक है, अब होता क्या है, पाकिस्तान और यूएसए मिलकर के और अफगानिस्तान में लड़ाके तैयार करते हैं, जिसको अपन ने बोल दिया अलकायदा। ठीक है, वो मिलिटेंट्स तैयार किए गए और उन मिलिटेंट्स के बेसिस पे यूएसएसआर को भगाने में यूएसए कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुआ। अब टाइम जैसे जैसे बीता तो जो तालिबान था वो ही रूल में आ गया, अलकायदा नहीं, सॉरी, तालिबान, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, तालिबान को क्रिएट हुआ। अब तालिबान फिर रूल में आया 1996-2000 तक, तब तक यूएसए ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बट जब 9/11 अटैक कराया जाता ना ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जो कि वहाँ से अफगानिस्तान लैंड से ही ऑपरेट हो रहा था, तब जाके यूएसए की आंखें खुलती हैं, अरे भैया तो गड़बड़ हो रही है, अपने खिलाफ ही ये सारा एक्सेस काम करने लग गया। तब जाके यूएसए ने फिर अपनी खुद के सिक्के या खुद के पत्ते खोलना शुरू किए और खुद एंटर हो गया कहाँ पे, अफगानिस्तान में। अब हो क्या रहा है, इराक और सीरिया में तो क्या है, विड्रॉ करना, कभी लड़ाई लड़ा दी, कभी नहीं लड़ाई, कभी अपने फोर्सेस की नंबर बढ़ा दी, कभी कम कर दी, वहाँ तो चल गया। क्योंकि वहाँ के जो आप देखोगे इराक के नियर बाई रीजन में दूसरे, जैसे सऊदी अरब की बात कर लो या यूएई की बात कर लो, ये तो यूएसए के अलाइज कंट्रीज है ना, तो ये तो क्या करते हैं, यूएसए की फेवर ले लेते हैं, तो इस वजह से इराक को पकड़ सकता है। दूसरी तरफ आप अगर सीरिया की बात करोगे तो इजराइल पास में ही है, तो इजराइल से होते हुए, और पहले तो टर्की भी अपने आप में सपोर्ट ही करता था यूएसए का, जब से अर्दोआन आए हैं अभी करंट प्रेसिडेंट टर्की के, तभी तो यूएसए के साथ में कुछ टेंशन बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस्लामिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो एक अलग इशू है। बट आप देखोगे तो सीरिया और इराक वाले रीजन में तो यूएसए की प्रेजेंस थी, बट आज के टाइम पे अगर यूएसए अफगानिस्तान से निकल जाता है तो क्या यूएसए की सेंट्रल एशिया में प्रेजेंस है? बिल्कुल नहीं। सेंट्रल एशिया में रशियन डोमिनेंस है या फिर चाइनीज़ डोमिनेंस है, यूएसए का बिल्कुल भी रोल नहीं है। तो अगर ईरान कुछ करे, अगर टेररिज्म बढ़ता है, क्योंकि टेररिज्म का कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है सेंट्रल एशिया ही है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में पर्टिकुलर अफगानिस्तान को तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके अपन देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक के जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर पिक करें ना आइडियाज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अब यूएस से विड्रॉ करने के मूड में है भी तो पूरा नहीं है, चाहे प्रेसिडेंशियलशिप के बाद में कोई इलेक्शन जीते, चाहे जो बाइडन आए चाहे ट्रंप दोबारा आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूएसए 100% विड्रॉ नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग ईरान को कंटेन करना है, दूसरा एंटी टेररिस्ट जो कैंपेन चला रखा है वो पूरा नहीं कर पाएगा, तीसरा चाइना जैसे कंट्रीज़ जब धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं तो उनको भी तो कंट्रोल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया से यूएसए अब अफगानिस्तान से निकल जाता है ना तो सेंट्रल एशिया में यूएसए की प्रेजेंस जीरो हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं बियरेबल नहीं होगा। तो पॉइंट यही आ रहा है कि कैसे भी करके जो तालिबान को इंडिया ने पहले रिकॉग्नाइज, अब ये चीज़ होगी, फिर इंडिया का पर्सपेक्टिव बताया जाता है कि तालिबान को इंडिया ने पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया था, जो 1996 और 2000 के बीच में जो रूल आया था, फिर उसके बाद में इंडिया ने धीरे धीरे करके तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिला, जो जैश ए मोहम्मद के जो लड़ाके थे उनको छुड़ा के, जैसे कि मशहूर अजहर मसूद है, ठीक है, उसको और उसके साथ वालों को छुड़ा के लेके गए थे, एक फ़्लाइट जो जा रही थी काठमांडू उसको हाईजैक करके फिर कंधार ले गए थे, तो सारे कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया को देखने पड़े। तो अल्टीमेटली इंडिया के लिए तो अभी भी थ्रेट कंटिन्यू बना रहता है, अगर यूएसए विड्रॉ करता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया में भी मतलब सदर्न एशियन अलकायदा के ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पर, वो भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और यूएसए जल्दबाजी में अभी विड्रॉ नहीं कर सकता, उसके लिए भी बहुत सारे स्टेक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने मोटी मोटी देख ली। अब अपन डिटेल में आर्टिकल्स देख लेते हैं, चार जो आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला आर्टिकल देखेंगे, द जी इन एनजीओ। यह आर्टिकल बताया गया है कि अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो FCRA एक्ट है ना, उसको अमेंड करने के लिए एक बिल लाया गया है, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल ऑफ 2020, FCRA 2020। इसको पास कर दिया गया है राज्यसभा के द्वारा बुधवार को, और लोकसभा के द्वारा इसको पहले ही पास कर दिया गया था। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं आज के टाइम पे। अगर अपन इस बिल को स्टडी करें ना तो बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं इस बिल के अंडर में कि NGOs जो है वो कहीं ना कहीं
एंटी कंट्री काम करते हैं। तो कहने का मतलब एक डिस्ट्रस्ट का एक फील आता है जब इस बिल में अपन डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आज एनजीओज अगर देखें तो एक रोबस्ट काम कर रहे हैं, एक रोबस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, जो कि कोविड-19 जैसी पेंडेमिक से डील करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली शो कर रहे हैं कि वाकई में ये गवर्नमेंट के साथ में कंधे से कंधा मिला करके कोविड-19 जैसी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि कैसे भी करके हम ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं इनकी फंडिंग में जो एनजीओज होते हैं। तो भई आप एक चीज़ बताओ, ट्रांसपेरेंसी आप लेकर के आ रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप उनको जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं या जो फाइनेंस उनको मिलता है आप उनको कंट्रोल करो। ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल आता है। दूसरी तरफ जो एक आप टारगेट करके चल रहे हो, जिसमें ये दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे भी करके इनकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसको हम कैसे भी कंट्रोल करें, तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं इनकी ऑटोनॉमी को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर एनजीओज़ के पास में फंडिंग प्रॉपर नहीं आएगी तो उनका जो टास्क है वो कैसे प्रॉपरली वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये अपने आप में कंसर्निंग इशू है। तो अभी इस बिल में किया क्या गया है, एक तो ये फिक्स कर दिया गया है कि जो एनजीओज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो भी होगा ना, वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा फॉरेन डोनेशन जितना भी आएगा। कहने का मतलब जितना फॉरेन डोनेशन इनके पास में आएगा ना एनजीओज़ के पास में, तो उसका केवल 20% ही अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में वो यूज़ कर सकते हैं। तो देख लो, एक तो कैप लगा दी, उनके पास में ऑटोनॉमी कम हुई कि नहीं। दूसरी, जो भी रिक्वायरमेंट इनकी पूरी होगी तो इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच में इनका अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर दूसरी ब्रांच में इन्होंने अकाउंट खुलाया और वहाँ से लेन देन किया तो FCRA एक्ट के अंडर में इनको सीज़ कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में अब ये पावर पूरी दे दी जा रही है इस बिल के अंडर में कि अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिपेंसीज देखी गई फंडिंग में FCRA के अंडर में, तो होम अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो उस एनजीओ का सर्टिफिकेट ख़त्म कर सकेगी। तो इस तरीके से अगर ये प्रोविजंस को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये निकल के आता है कि सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं एनजीओज़ को सस्पिशियस आइज से देख रहा है, शक के नज़र, मतलब एक तरीके से नज़र से देख रहा है इस सिविल सोसाइटी सेक्टर को पूरे को। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कंसर्निंग इशू। हाँ, ये बात सही है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि हो क्या रहा है कि अभी हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म देखो बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। तो नेशनलिज्म का जब सेगमेंट, और इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है, ये एक ट्रेंड चलता है ये वर्ल्ड में। जैसे होता है ना कि आप कोई भी सोशल मीडिया पे कहीं पे कुछ सर्च करते हो तो ट्रेंडिंग कोई चीज़ होती है, तो अभी नेशनलिज्म ट्रेंडिंग है अगर कंट्री के पूरे सिस्टम को देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो एनजीओज़ हैं वो कुछ एनजीओज़ ऐसे हैं जो फॉरेन से फंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं आए तो पाकिस्तान से उनके पास फंडिंग आ रही है, या पाकिस्तान के अलाइज जैसे टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ से इनके पास फंडिंग आ रही है और वो काम क्या करते हैं, कैसे भी करके इंडियन सिस्टम को इनस्टेबल बनाना है। तो वो इंस्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और कैंपेन शुरू कर देंगे, नाम लेंगे ह्यूमन राइट्स का और फिर बाद में अलग ही रिलीजियस इश्यूज़ को उठाना शुरू कर देंगे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी और जो हमारी सॉवरेनिटी है ना वो कहीं ना कहीं थ्रेट में आ जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो ये कंसर्न है। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आप रेगुलेशन करो बट टारगेटेड वे में करो। सारी सिविल सोसाइटी को आप कैसे टारगेट कर सकते हो भाई? सिविल सोसाइटी के बेसिस पे तो RTI आया है, जिसके बेसिस पे आज कोई भी आप जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको डाउट है कि नहीं मेरा पेपर अच्छा हुआ था, तो आप RTI लगा सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कि भाई हमें बताओ कि ये क्यों फेल किया हमें। तो वो भी तो एक NGO का, सिविल सोसाइटीज़ का ही तो एक इनिशिएटिव था। तो आप इस तरीके से क्लैम्प डाउन कर दोगे तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक एथोस के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बिल है ना, ये कहीं ना कहीं सेंटर का मिसट्रस्ट शो करता है इस एंटायर सिविल सोसाइटी सेक्टर में। और अगर अपन देखें ये जो क्लॉज हैं ये कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGOs को और ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं, और ज़्यादा हारेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। और जो ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर इस कंट्री में लड़ाई कर रहे हैं जो सेक्टर, उसको आप और ज़्यादा श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हो अगर इस तरीके के रेगुलेशन लेकर के आते हो। अगर अपन गवर्नमेंट के FCRA डैशबोर्ड के हिसाब से देखें तो अभी 20,000 नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं FCRA एक्ट के अंडर में।
जो कि बहुत सारे मतलब डाइवर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि ह्यूमन एंड लेबर राइट्स की बात करें, जेंडर इश्यूज़ को लेकर के वो अपनी बातें रखते हैं, हेल्थ केयर पे वो काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे वो काम करते हैं, एजुकेशन के प्रमोशन के लिए वो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं, सोसाइटी को अवेयर करते हैं, लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं, लीगल एड तक प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि गरीब है, कोई भी डाउन ट्रोडन या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो अगर केस लड़ना चाहे तो उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं फ्री में भी, और अगर कहीं पे बड़े लॉयर की ज़रूरत पड़े तो उनको पैसे दे करके फिर उनके राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। साथ में ये जो रिसर्च भी करते हैं तो उसकी हेल्प कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को खुद की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बहुत हेल्प मिलती है। आपको पता होगा जब अपन पढ़ते हैं कि कोई भी बिल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाना चाहती है पार्लियामेंट में तो उसके पहले ड्राफ्ट रिलीज़ किया जाता है। वो जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, सिविल सोसाइटी और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके फीडबैक और उनसे आइडियाज़ लेने के लिए किया जाता है कि और कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सिविल सोसाइटी अगर रिसर्च मतलब उनके पास फंड की कमी रहेगी तो ये सारे काम वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बताया रिसर्च वाला, अगर रिसर्च ही प्रॉपर्ली नहीं करेंगी तो कहाँ से रिकमेंडेशन दे पाएंगे कि भैया आपके बिल में ये कमी है और ये अपने को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी डेमोक्रेसी में जहाँ पर एक ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन या डिबेट होना चाहिए उसको आप रोक रहे हो। दूसरा, सरकार के साथ में, जैसे कि कल अपन ने एक आर्टिकल, परसों एक आर्टिकल देखा था ढंग से, जिसमें ये देखा था कि सिविल सोसाइटीज़ को किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं हमारे यहाँ पर हैप्पीनेस को प्रमोट, कल ही किया था सॉरी, हैप्पीनेस को प्रमोट करने के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, इनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आज अगर इस तरीके से उनको क्लैंप डाउन किया जाता है तो उनकी ऑटोनॉमी को अपन कहीं ना कहीं कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है आने वाले टाइम पे। अगर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की हम बात करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं जो रिमोट एरियाज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रिमोट एरियाज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहाँ पर लोगों तक कौन पहुंचाते हैं, ये एनजीओज़ ही पहुंचा रहे हैं। अगर पेंडेमिक की बात भी करें तो जो गैप है ना स्टेट एजेंसीज और मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब स्टेट एजेंसी मतलब गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, और दूसरी तरफ जो वाकई में जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस कोविड-19 की वजह से, उनके बीच में जो गैप है ना उसको फुलफ़िल भी एनजीओज़ ने किया है। चाहे वो माइग्रेंट क्राइसिस हो, माइग्रेंट वर्कर्स का जो क्राइसिस हुआ, जो रिवर्स माइग्रेशन देखा गया जिसकी वजह से उनको खाने की ज़रूरत पड़ी बीच में, मतलब पैदल निकल पड़े थे तो उनको खाना किसने खिलाया, इन एनजीओज़ ने। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आ रहा है कि भाई आप कैसे भी देखो एनजीओज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई एक कंबाइन एफर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को इस पूरे पेंडेमिक को लड़ने के लिए, कि कैसे भी करके कोरोना वायरस को हम हटा सकें। तो कम्युनिटी लेवल आउटफिट्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, कम्युनिटी लेवल आउटफिट्स का मतलब एक कम्युनिटी के कुछ लोग साथ में आते हैं और फिर अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कि खुद की हेल्प भी करे और दूसरों की सहायता भी करे इस तरीके से। तो वो एक अपने आप में कोरोना वायरस के अगेंस्ट में फ्रंट लाइन फाइटर्स रहे हैं, चाहे केरला हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान में हो। तो यहाँ पर पॉइंट ये निकल के आता है कि एनजीओज़ जो हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सारे सेगमेंट्स में। तो नया जो एफसीआरए जो प्रोविज़न लेकर के आया है वो कहीं ना कहीं एनजीओज़ को रोकने की कोशिश करेगा, उनकी जो एक एम्बिट है ना, उनका जो स्पेस है काम करने का, उसको कंस्ट्रेन करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करने से भी रुकेंगे। तो एक तरीके से हम फ्यूचर एस्पिरेशंस को भी हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, या फुल स्टॉप लगाने का ये काम कर सकता है बिल। एनजीओज़ की एक्टिविटी केवल फिलेंथ्रोफी से रिलेटेड ही नहीं है कि हाँ दूसरों का परोपकार ही करते रहे या फिर दान देने का काम ही है। इनके अलावा ये ग्रास रूट लेवल पे जो लोग होते हैं ना, उनसे अपनी कांटेक्ट बनाते हैं, सिविल सोसाइटी वर्कर्स जो होते हैं उनके साथ में काम करते हैं, और कैसे भी करके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको ओवरकम करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। साथ में ये लोगों को एम्पावर करते हैं, एनकरेज करते हैं, अवेयर करते हैं कि भाई आप सवाल पूछो, जिनके एक सवालों के जवाब फिर बाद में या तो गवर्नमेंट से पूछ दिए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया जाता है कि सर ग्रास रूट लेवल पर ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें टारगेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर बात करें या ह्यूमन डिग्निटी की बात भी की जाए ना, तो इन इश्यूज़ पर भी एनजीओज़ अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये जो इंटरवेंशन अपन देख रहे हैं
तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ह्यूमन सोसाइटी, मतलब एक वेल बैलेंस्ड सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आज अपन एनवायरमेंटल लॉ की बात करें, राइट टू एजुकेशन, राइट जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया, ये सारा का सारा एनजीओज़ की सिविल सोसाइटीज़ की एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ही तो आया है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि भाई आप कैसे भी करके मुश्किलें मत बढ़ाओ इस एक्टिविज़म की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी और अच्छे से फ्लॉरिश हो रही है। तो जो आप डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का जो बर्डन आप डाल रहे हो उन पे, वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को डिससर्विस करता है, डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल अपना यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल अपन एनजीओ से रिलेटेड ही कंटिन्यू रखेंगे, वो है importing a failed experiment, social stock exchange is yet to take off in any country। अभी क्या है, एक एक्सपर्ट ग्रुप, वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा, जिसमें ये बताया, जिसको ये टास्क दी गई थी कि भाई सोशल मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके बारे में आप बताओ। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ए, बी और सी, ये 3 अलग अलग कंपनीज़ हैं। इन्होंने अपने शेयर्स लॉन्च कर दिए और स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, जिसको अपन बोल देते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जिसके अंदर जो एक तो होता है अपना सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है, इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर ये ए, बी, सी तीनों कंपनीज रजिस्टर हो गई, अपने शेयर्स यहाँ पे डाल दिए। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज होगा ये एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कोई भी अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो मान लो इन्वेस्टर है यहाँ पे पब्लिक, अब पब्लिक यहाँ पर इंटरेस्ट लेगी और इनके शेयर्स खरीदेगी और स्टॉक एक्सचेंज इनसे पैसे लेगा और इनको शेयर दे देगा कि भाई आपकी इतनी हिस्सेदारी इन कंपनियों में हो चुकी है, और वो पैसा जो है इन ए, बी, सी जिन के पास में, जिन के शेयर भी बिके उनके पास में पहुंचा देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो भी ज़्यादा रिलायबल होगी, जिसको यूँ लगेगा कि हाँ फ्यूचर में ये ग्रोथ कर सकती है, जिसकी पॉलिसी अच्छी होती है या फिर जिस पे प्रॉफिट ज़्यादा बनने के चांसेस बनते हैं, तो उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसी तरीके से क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसमें क्या होगा कि जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी वाला सेक्टर होता है ना, उनको भी क्या कर दिया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च कर दिया जाएगा कि भाई ए, बी, सी ऐसे करके 3 एनजीओज हैं, 3 सिविल सोसाइटीज़ हैं जो कि इंडिया में एक्टिवेटेड काम कर रही हैं, तो उनके शेयर्स आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर दो। अब यहाँ पर जो पब्लिक होगी वो अपने आप अपने हिसाब से देख करके इन्वेस्ट कर देगी शेयर्स में कि चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके पास में फंड आ जाएगा और इनमें शेयरिंग इनकी चली जाएगी पब्लिक की। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये काम करने के लिए अभी एक वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया गया था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट भी की है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, क्या मैकेनिज्म होगा जिसके बेसिस पे वो प्रॉपर काम कर सके, क्या उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, कि क्या कौन सी बॉडी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से मेंबर्स ड्रॉ करने चाहिए, क्या उनका प्रॉपर एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें अपने को फाइनलाइज करनी है। तो उसके लिए रिकमेंडेशंस उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी है। तो रिपोर्ट में अगर अपन देखें तो रिस्पॉन्स जो है ना वो कहीं ना कहीं म्यूटेड है, क्योंकि एक स्केप्टिकल फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब वो ही फिर से कि सिविल सोसाइटी के फंक्शनिंग पे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं अगर इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर पैसा आएगा। क्योंकि अभी तो क्या अपन ने प्रीवियस आर्टिकल में क्या देखा था, डोनेशन आता है उनके पास में। अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, एक तो उनको जो डोनेशन आ रही है उनको डोनेशंस को कंट्रोल करना, और दूसरा फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और इनका रेगुलेशन हो। तो यहाँ पर एक आइडिया गवर्नमेंट का आपको शायद क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो मैं बता देता हूँ। देखो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर पैसा आता है इन एनजीओज़ के पास में, सिविल सोसाइटीज़ के पास में, तो इनके ऊपर आइडियोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं होगा ना। एटलीस्ट मान लो कोई लेफ्ट विंग का कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल चाइना से कोई फंडिंग आती है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं 1000 रूट है ऑल ओवर वर्ल्ड जिनके थ्रू डोनेशन आ सकता है। तो एक एनजीओ है ए, अगर उसको चाइना की फंडिंग मिल रही है तो वो तो चाइना की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा। तो इसी चीज़ को कब करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या प्रोविज़न लेकर के आई है कि भाई जो फॉरेन डोनेशन आ रहा है उसको 20% तक ही आप कब करो, मतलब जितना भी डोनेशन है फॉरेन से आ रहा है उसका केवल 20% ही आप यूज़ कर सकते हो अपनी खुद की एक्टिविटीज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में। तो बाकी पैसा तो उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना, या फिर यूज़लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर आइडियोलॉजिकल कहीं पे भी पोलराइजेशन आता है
किसी भी सिविल सोसाइटी पे कोई भी प्रेशर बनता है तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉइंट लिया है। बट इसकी वजह से चोर एक है और सबको सज़ा मिले तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग इशू बन जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जब आ जाता है तो आप क्या देखते हो कि जो सिविल सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं शक के दायरे में देखा जाता है। जब अपन देखें कि कोविड-19 के टाइम पे आज फंडिंग आ कहाँ रही है, तो क्राइसिस का तो ऑलरेडी सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये जो सिविल सोसाइटी वाले सेगमेंट है, पर्टिकुलरली एनजीओज़ की बात करें, नॉन प्रॉफिट वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करें तो ये स्केप्टिसिज्म जो आ रहा है, जो लगातार कहीं ना कहीं शक लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डर पैदा करते जा रहा है। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने खुद के स्पीच में भी अपने इंटेंट और एक्शन के थ्रू ये चीज़ क्लियर कर दी। कैसे? 2020-21 का जो यूनियन बजट जो आया ना, उसमें सीधा सीधा बोला है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको हर 5 साल में अपनी इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन को क्लियर करने की ज़रूरत है कि जिससे कि उनका चैरिटेबल स्टेटस मेंटेन्ड रहे। उनको ज़रूरी है कि जो उनका सर्टिफिकेट 80G है ना, उसको वो हर 5 साल में रिन्यू कराए, जिससे कि उनको टैक्स रिलीफ मिले, टैक्स रिलीफ दी जा सके जो डोनर्स हैं। इन शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, यहाँ पे बजट में ये बताया गया कि जो डोनर्स हैं ना, उनके नामों को आप डिक्लेयर करो और रिन्यू करो हर 5 साल के अंदर कि आपके पास कितना पैसा आया है। अपने सर्टिफिकेट को इस बेसिस पे रिन्यू कराओ। इससे क्या होगा, जो डोनर्स हैं उनको हम टैक्स रिलीफ देंगे, ये चीज़ कही। तो यहाँ पर राइटर जो कंसर्न शो करना चाह रहे हैं वो ये कि भाई डोनर्स को अगर आप ट्रैक करोगे तो वो तो आप अपने हिसाब से मोनोपोल, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की इंटेंशन हो जाएगी कि हाँ, लाइक माइंडेड जो डोनर्स हैं उनकी तो अपहेल्ड करो, उनको तो अपन कंटिन्यू रखेंगे, बाकियों पे कब कर देंगे। तो ये अपने आप में एक स्केप्टिसिज्म का एक पॉइंट निकल के आता है जो कि कहीं ना कहीं कंसर्निंग है इन एनजीओज़ के लिए। तो यहाँ पर ये जो ज़रूरतें बताई गई है ना, वो ये कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स हैं वो अब आगे किसी भी चीज़ के लिए अगर वो टैक्स एग्जम्पशन लेना चाहे या फिर कोई भी काम करना चाहे तो उनके सर्वाइवल में कहीं ना कहीं मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ेगा। ये जो प्रपोजल दिया गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक सरप्राइजिंग है क्योंकि यूके, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ में भी ये ऑलरेडी चल रहा है, बट ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो पॉइंट ये निकाल के दे रहे हैं राइटर कि ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज़ में ये चीज़ एक्सपेरिमेंट लेवल पे की जा चुकी है जहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिली है। तो उस फेल्ड एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ कंट्री में क्यों इम्प्लीमेंट करें, ये एक पॉइंट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर फोकस की ज़रूरत है कि कैसे भी करके सोशल एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो एक रेगुलेशन में आए, जो सिविल सोसाइटीज़ है उनको रेगुलेशन में लाई जाए। बट ये जो सेगमेंट है ना एसएससी, ये तो ऑलरेडी फेल्ड है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारे कंट्री में अगर हम एक नए तरीके से काम करना चाहें, कोई इनोवेशन लाना चाहें, तो ये अपने आप में एक सवाल होता है कि अपन यहाँ से क्यों शुरू करना चाह रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें टैकल करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द राइटर। बट अगर इसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे जहाँ पर हमारे यहाँ ऑलरेडी पुअर्टी है, इनइक्वालिटी है, या रीजनल वेरिएशंस को देखिए कि हाँ केरला में जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है, तो आप नॉर्थ इंडिया में या फिर ईस्टर्न इंडिया में, बिहार, झारखंड वाले रीजन में जाओ तो वहाँ बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की बजाय इन ज़्यादा और चीज़ों पे ध्यान देना कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट करना है। तो एक रीजन्ड डिसीजन नहीं बता रहे हैं राइटर कि जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट है उसको यहाँ पे इंडिया में आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हम कैसे भी करके एनालाइज करें की पॉलिसीज़ को, कि कैसे करके हम हमारी जो डिमांड्स हैं, हम हमारी डेमोक्रेटिक एथोज़ हैं, हम हमारी जो सिविल सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ है जिनके बेसिस पे हम आज वेलफेयर इंश्योर कर पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उसको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएँ और टारगेट्स को अचीव कर सकें। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सेबी का जो वर्किंग ग्रुप है उसकी अब उस पर सवाल उठा रहे हैं ये कि उसमें एक भी रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप देखोगे कि सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम थे। अब आप बताओ, सिविल सोसाइटी को तो आप रेगुलेट करना चाह रहे हो और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ही अगर उस वर्किंग ग्रुप में नहीं होंगे तो क्या वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। ठीक है, तो एक तो ये कंसर्निंग है कि जो कमेटी बिठाई गई, जो वर्किंग ग्रुप था, उसमें सेबी के मेंबर्स ज़्यादा थे बजाय कि सिविल सोसाइटी के। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि वो किस तरीके से सोशल सेक्टर को कैसे रेगुलेट करेंगे। दूसरा, इसके अलावा अगर अपन देखें तो पिछले डिकेड में अगर देखें अपन
तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं एक कंफर्म बनता जा रहा है गवर्नमेंट के लिए। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी में भी प्राइवेट सेक्टर को असर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगी कि आप देखो, अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट आएगा तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा। अब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास में होगा? प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किसी एनजीओ में इन्वेस्ट करेगा तो वो तो यही देखेगा ना कि भाई हमारी लिए कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एनजीओ हमारे हिसाब से काम कर रहा है, तो उस एनजीओ में ज़्यादा पैसा आएगा। तो जो वाकई में डाइवर्स सेक्शंस हैं उनके लिए, जैसे मान लो लेबर राइट्स के लिए कोई एक एनजीओ काम कर रहा है, ठीक है, तो एक फैक्ट्री है, उसकी नॉर्म्स, वर्किंग नॉर्म्स इस तरीके की है कि वहाँ पर लेबर राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर अवॉइड किया जाता है। तो आप मुझे बताओ वो कंपनी उस लेबर राइट्स के लिए काम करने वाले एनजीओ को पैसे देगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं देगी। तो यहाँ पर राइटर का यही कंसर्न है कि भाई बहुत सारे इश्यूज़ को टैकल करने होते हैं सिविल सोसाइटी के द्वारा, जैसे कि अपन ने प्रीवियस आर्टिकल में देखा। अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो प्राइवेट सेक्टर तो अपना खुद का इंटरेस्ट देख करके पैसा इन्वेस्ट करेगा, और अगर खुद का इंटरेस्ट देख करके पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बाकी जो सिविल सोसाइटीज़ है ना, एनजीओज़ हैं, वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो हम एक इनइक्वालिटी की बात करते हैं ना, वो चीज़ आपको वापस राइज होती हुई दिखाई दे सकती है। जहाँ पर हम एक पॉलिटिक्स में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, कुछ एनजीओज़ कास्ट में रिफॉर्म लाने की, पैट्रियार्की के अगेंस्ट में, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में, करप्शन के अगेंस्ट में जो एनजीओज़ काम करते हैं उनकी तो रेलेवेंस ही नहीं बचेगी अगर उनके पास में फ़ंड प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये एक कंसर्न आता है यहाँ पे राइटर के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए फेवर करते हैं वो ये कहते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाएंगे जिसके बेसिस पे उनको चेक किया जाएगा कि हाँ किस सिविल सोसाइटी सेक्टर या फिर एनजीओ ने अच्छे से परफॉर्म किया है। तो भाई आप कैसे एक ही लकड़ी से सबको आंक सकते हो? मतलब एक बेंचमार्क आपने फिक्स कर दिया और उसके बेसिस पे आप क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करोगे? क्या एक इंफॉर्मेशन और डेटा बेस्ड आप पूरी अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर जो एनजीओ किस तरीके से इम्पैक्ट ला रहा है ग्राउंड लेवल पे उसको एसेस कैसे करोगे? तो क्या ये पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगा इस पूरे सेक्टर की, जो अपन सिविल सोसाइटी जिसको बोलते हैं? तो अगर ऐसा सोच रहे हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं तो ये कहीं ना कहीं फ्लॉड है। फ्लॉड का मतलब गलत है, झूठ है, वो रियलिटी को जानते ही नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स को देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को अपन फेस करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे पुअर्टी हो या फिर इनजस्टिस हो, जहाँ पर सिस्टमेटिक और पॉलिटिकल क्वेश्चंस लगातार उठते रहते हैं। क्यों? आज तक भी पुअर्टी नहीं ख़त्म हो पाई है। चाहे पॉलिटिकली लीडर्स ने बहुत बोल दिया कि गरीबी हटाएंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, पर रियलिटी ये है कि अभी तक भी पुअर्टी ख़त्म नहीं हो पाई है। तो ये सिस्टमेटिक और पॉलिटिकल क्राइसिस अपन लगातार देखते जा रहे हैं, जो कि धीरे धीरे अलग अलग डायमेंशंस लेता जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन मिलती जा रही है कि अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी सामने आ रही है आज। तो इस तरीके से अगर आप स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर दो कि किस तरीके से जो एनजीओज़ ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसको अगर आप चेक करो और फिर बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में उनको 1 2 3 4 रैंक दो, तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा वर्स कर देगा उनके लिए सिचुएशन। ठीक है, तो जहाँ पर एक जो सिस्टमेटिक क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने के लिए हमें रूट कॉज पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। इस तरीके से जो क्राइसिस हैं जिनकी वजह से ये एनजीओज़ आए हैं, एनजीओज़ आए किस लिए? एनजीओज़ को स्पेस कहाँ मिलता है? जब कोई भी पर्टिकुलर एक सेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करता हुआ दिखाई देता है, तो उसको कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए एनजीओज़ खड़े हो जाते हैं, राइट? तो उन परेशानियों को ही टैकल कर लो ना आप। जो आपके सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं, सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, उनको टैकल कर लो तो एनजीओ का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, सिविल सोसाइटी का। तो ये एक अपने आप में पॉइंट आता है। वैसे पॉलिटिकल साइंस अगर आपके ऑप्शनल हो तो आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी पुअर्टी से रिलेटेड। तो एनजीओज़ हैं वो भी नहीं चाहते कि पुअर्टी, इनइक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी ये ख़त्म हो। क्यों? अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो इनकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी कि नहीं? खैर वो एक अलग बात बता दी मैंने, पर यहाँ पे पॉइंट राइटर का ये आ रहा है कि हमारे जो सिस्टमेटिक क्वेश्चंस हैं ना, पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको हमें हैंडल करने की ज़रूरत है, बजाय के सिम्टम्स हम एनजीओज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, एनजीओज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में अगर अपन और आगे देखें
तो डीपर क्वेश्चंस और आते हैं ऑपरेशनली पे, मतलब कि किस तरीके से ऑपरेशंस में गवर्नमेंट की जो एक तरीके से स्कीम्स आती हैं, कोई भी प्रोग्राम है, वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं। तो आप देखोगे तो आप मुझे बताओ ये एसएसई के थ्रू अगर फंडिंग आती है तो डेफिनेटली इंटरमीडियरीज आ जाएंगे कि नहीं। तो ये जो आप देखोगे जहाँ जहाँ पर भी जो लोग स्टॉक मार्केट से संबंधित नॉलेज रखते हैं वो तो बेनिफिट ज़्यादा कमा लेंगे, और जिन लोगों के पास में मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर छोटे जो एनजीओज़ हैं जो बिल्कुल ही कम स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, वो लोग थोड़े ना अपने आप को एसएससी के ऊपर मतलब ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा उसमें रजिस्टर करा पाएंगे। तो उनको तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काउंटर करूँगा राइटर को आपको समझाने के लिए। देखो, आज अगर एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर अपन सेंसेक्स की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर तो टॉप कंपनीज ही तो रजिस्टर्ड है। तो क्या छोटी कंपनीज बंद हो गई क्या? नहीं हुई ना। तो ये चीज़ तो अपन यहाँ से काउंटर कर सकते हैं। बट अपन राइटर का कंसर्न समझें तो ये पॉइंट ज़रूर आता है कि 99% से भी ज़्यादा एनजीओज़ जो है ना वो स्मॉल कैटेगरी के हैं, जो कहीं ना कहीं अगर एसएससी में अगर रजिस्ट्रेशन की बात आए कि इसके थ्रू फंडिंग आए तो उनको कहीं ना कहीं फंडिंग नहीं मिलेगी। तो लास्ट में पॉइंट यही आता है कि भाई अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हो और उसमें भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सेबी अपना रोल प्ले करे जो कि इकोनॉमिकली स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, तो क्या वाकई में वो सूटेबल बॉडी होगी? नहीं ना। तो उसके लिए तो एक नई अलग से बॉडी होनी चाहिए। सेबी जो है वो तो इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखती है, सोशल इश्यूज़ को अगर देखो तो स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज आप स्टैब्लिश करो तो एक अलग से रेगुलेटर आपका होना चाहिए, सेबी के अंडर में ही नहीं लाना चाहिए, ये राइटर का कहना है। तो इस तरीके से एनजीओ से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आज अपन ने डिस्कस किए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है फ्रेंड्स एंड नेबर्स। अभी क्या है, मालदीव ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में पिछले ही मंथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव मिनिस्ट्री डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप। मतलब एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है मालदीवियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ में, अभी जो चल रही है प्रेसिडेंट सोली की लीडरशिप में, उधर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप में। अभी अपन देखें तो 2013 में मालदीव में जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे ना मोहम्मद नशीद, उनको क्या कर दिया गया था, यहाँ से निकाल दिया गया था। वो फिर बाद में चले भी गए थे। अब्दुल्ला यमीन की जो रूल चल रहा था तो उस टाइम पे तो चाइना के साथ में ज़्यादा क्लोजनेस होनी शुरू हो गई थी मालदीव की। तो होता क्या है, 2013 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक लीडर जो थे मोहम्मद नशीद, उन्होंने यूएसए के इस प्रपोजल को एक बार होल्ड पे रख दिया था कि कैसे भी करके यूएसए क्या चाह रहा था कि स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रीमेंट, ठीक है, कि किस तरह फोर्सेज एग्रीमेंट कैसे भी करके यूएसए अपनी इंडियन ओशियन में प्रेजेंस के लिए मालदीव को इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूँ। मालदीव को आप अगर मैप में आप देखोगे तो इंडिया से यहाँ पर पड़ता है लगभग, ठीक है। तो ये अपने आप में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लाइंस में आता है बीच में। तो इस वजह से यूएसए कहीं ना कहीं एक इंटेंशन अपनी रख रहा था वहाँ पे रहने के लिए। बट उस टाइम पे दिल्ली ने क्या किया, ओपोज कर दिया कि भाई आप यूएसए के साथ में प्रपोजल मत करो। उस टाइम पे कौन था 2013 में? यूपीए गवर्नमेंट। ये जानते हुए कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस हमारे नेबरहुड में बढ़ा रहा है, उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ने जो है इस एग्रीमेंट को मना कर दिया कि भाई यूएसए और मालदीव के बीच में एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। बट अब तो खैर बात ही अलग हो गई है कि अब तो एग्रीमेंट हो भी गया है, क्योंकि अब अपने को पता है यूएसए के हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। क्वेड की बात भी हम रिपीटेडली करते रहते हैं, चाइना को कंटेन करने की बात भी करते हैं, तो यूएसए हमारे साथ बोलता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही क्यों ना हो, या फिर चाहे एनएसजी में ही एंट्री की बात क्यों ना करो, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जहाँ पे चाइना हमारे अगेंस्ट मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आता है कि ओबामा ने जो अपनी पिवोट टू एशिया पॉलिसी के अंडर में मालदीव से अपने एग्रीमेंट करने की कोशिश की थी, क्योंकि ओबामा को भी पता था कि चाइना राइज कर रहा है तो हमें कैसे ना कैसे करके हमारी प्रेजेंस बनानी होगी। तो उस टाइम पे यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया। खैर अब तो सीन ही बदल गया है, अब तो हम यूएसए के फेवर में है, यूएसए हमारे फेवर में है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अब देखें तो दिल्ली ने एक क्लियर मैसेज दिया है अपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बेसिस पे कि कैसे भी करके हम अब आगे काम करेंगे, तो रीजनल कोऑपरेशन पे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जिससे कि पीस मेंटेन की जा सके इंडियन ओशियन में। ये इंडिया का अपने आप में एक ब्रॉड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अब क्लियर है ऑन, अगर अब करंट सिचुएशन को देखें तो। माले में
इंडिया ने वैसे ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब जैसे कल परसों ही $250 मिलियन की सपोर्ट भेजी गई है कोविड-19 की वजह से, जो मालदीव में इकोनॉमिक क्राइसिस आया उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब 2014 से 2018 के बीच में जो मालदीव में जो गवर्नमेंट थी ना, उसका नाम था अब्दुल्ला यमीन गवर्नमेंट। वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अगेंस्ट में थी और प्रो बीजिंग थी। तो उस टाइम पे तो इंडिया मालदीव के रिलेशन बहुत बेकार हो चुके थे। बट जैसे ही अब ये इलेक्शन हुआ 2019 में, तो उसके बाद में जैसे ही वहाँ पर प्रेसिडेंट नए बने प्रेसिडेंट सोले, तो उसके बाद में इंडिया और मालदीव के रिलेशन फिर से अच्छे होने लग गए। जैसे कि इंडिया ने $250 मिलियन का हेल्प भेजी है, ऐसे ही मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें भी $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में देखो डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब तो ये होता है कि जितना आप पैसा यूज़ करोगे बस उसी पे ब्याज देना पड़ेगा, और लोन का मतलब कि सारा पैसा आपको यूज़ करना है, आप ले लो, यूज़ करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट दी 400 मिलियन की। तो ऐसे करके इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशन अच्छे हुए हैं। साथ में ही 3 साल पहले अगर देखें तो मालदीव गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ में, ठीक है। और किस रिस्पॉन्स में, क्योंकि यूरोप में जो है वो कहीं ना कहीं एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप तो खुद वैसे ही देखो बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। रही सही में मालदीव में जो अब्दुल्ला यमीन गवर्नमेंट जो थी ना, वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन थी, जैसे चाइना रूल करता उस तरीके से। आपने भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी होंगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जेल में डाल दिया गया था, तो वो एमरजेंसी लगा दी गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगा दिए थे ट्रेड के, तब जाकर के फिर मालदीव ने रिटेलिएट किया और चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे मालदीव धीरे धीरे किधर, चाइना की जेब में जाता पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब जो करंट प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोली, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कैसे भी करके हम एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर काम करेंगे। इनेबलिंग लेजिस्लेशन लाने से भी उन्होंने मना कर दिया। इनेबलिंग लेजिस्लेशन क्या होता है, जब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे पार्लियामेंट है, तो वो इनेबलिंग लेजिस्लेशन अगर लेके आ जाएगी तो वो एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर देगी जो कि पार्लियामेंट के तौर पे ही काम करेगी बिना डेमोक्रेटिक वे में। जैसे कि मान लो अभी इंडियन पार्लियामेंट ने कोई इनेबलिंग लेजिस्लेशन पारित कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर कर दिया कि भाई ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो, आपको हमारे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अथॉरिटेरियनिज्म आएगा कि नहीं, दादागिरी चलानी शुरू कर देंगे कि नहीं एग्जीक्यूटिव। एग्जैक्टली वो ही चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो करंट प्रेसिडेंट हैं मालदीव के इब्राहिम सोले, उन्होंने इनेबलिंग लेजिस्लेशन लाने से मना कर दिया। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि दिल्ली को अब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे भी करके मालदीव के साथ में हमारे रिलेशनशिप लगातार बने रहें। मालदीव एक टाइनी कंट्री है, तो एसिमेट्री तो हमेशा बनी रहेगी, बट हमें उनके कंसर्न्स को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे ट्रेड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल भी अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है द ओपेक नेशन। अभी क्या है, आरटीआई को लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न्स लाए जा रहे हैं राइटर के द्वारा। राइटर है क्रिस्टोफ जेफरलॉट, ठीक है। तो पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे निकल के कि जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी का हमेशा से कॉर्नर स्टोन रहा है, फाउंडेशन स्टोन रहा है, तो वहाँ पर आज इंडिया जो है कहीं ना कहीं सीक्रेसी की बात कर रहा है। तो एक पैराडॉक्स आ रहा है। पैराडॉक्स का मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग बात आ रही है। तो एक तरफ तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सीक्रेसी की बात कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी में तो ट्रांसपेरेंसी को हमें यहाँ पर हेल्ड करने की ज़रूरत है। तो ये जो पैराडॉक्स है ना, ये कहीं ना कहीं लगातार बनता जा रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके हमें नेशनल सिक्योरिटी को बचाना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक सीक्रेसी का कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला केस तो लेके आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि इलेक्टोरल बॉन्ड फरवरी 2017 में लेकर के आ गए। क्या नाम दिया गया था कि भाई कैसे भी करके इलेक्टोरल फंडिंग आती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आने की। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसका ऑब्जेक्शन किया था कि भाई इसमें तो बिल्कुल ऑपोसिटी आएगी, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो भी फंडिंग आ रही है, कौन फंड दे रहा है, कितना फंड आ रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। इवन कंपनीज एक्ट के अंडर में जहाँ पे ये बताया हुआ है कि भाई आप 7.5% से ज़्यादा अपनी खुद की जो नेट एवरेज प्रॉफिट हुआ ना पिछले 3 सालों के अंदर, उससे ज़्यादा 7.5% से ज़्यादा आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकते हो। वो भी अगर डोनेट करे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कितना डोनेट कर दिया उन्होंने। दूसरी तरफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसका सेक्शन 29B है,
उसमें क्लियर बोला हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज में और कंपनी से या फिर फॉरेन सोर्सेज से डोनेशन नहीं ले सकती। तो आज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या फॉरेन सोर्सेज डोनेट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को तो उसका पता ही नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ओपेकनेस ज़्यादा आई है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पे। इसी तरीके से आप आगे देखोगे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, अपन सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग की बात करें तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 2019 में थे, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में भी बहुत सारे इश्यूज आए थे, जिनमें एक था उनके ऊपर एक एक्यूजेशन लगा, अक्यूज थे वो किस चीज़ के, सेक्सुअल हरासमेंट के। तो उन्होंने जो पैनल स्टैब्लिश किया तो उस पैनल ने क्या डिक्लेयर किया कि कोई भी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है जिसके बेसिस पे हम कोई स्ट्रॉन्ग एक रेजोल्यूशन ले या कुछ डिसीजन ले अगेंस्ट द सीजेआई। तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की सोवर्निटी है या सिक्योरिटी का कंसर्न है, इसलिए इस वजह से ये जो वर्डिक्ट है हम बिल्कुल ओपन नहीं कर सकते कि क्या प्रोसीडिंग्स रही है, किन चीज़ों को हमने कंसिडर किया है, किन को हमने नहीं किया। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी है जो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सीक्रेसी के नाम पे ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो असम इलेक्शन के टाइम पे भी कितना खर्चा हुआ, क्या डिटेल हुई, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा गया था असम इलेक्शन के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप एनआरसी भी कंडक्ट कर रहे हो, दूसरा आपके पास में यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप पूरी डिटेल हमें भेजो कि कितना खर्चा, कितना डोनेशन आपके पास में आ रहा है। अब वो डिटेल्स असम गवर्नमेंट ने पहले तो भेजी नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तब जाके सुप्रीम कोर्ट के पास में आई। अब अभी तक वो जो चीज़ें हैं, वो जो रिपोर्ट है, वो सारी डिटेल अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। तो इस तरीके से सीक्रेसी लगातार कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पे डोमिनेट कर रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था वो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। अब यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे क्या थी, एक कोalition गवर्नमेंट थी, अलायंस था। तो इस वजह से वहाँ पर भी क्या है, कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक एक अपन एथोस को अपन देख सकते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे काम किया जा रहा था एग्जीक्यूटिव्स में भी, राइट। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पर आरटीआई लगातार कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती जा रही है, ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है। तो कैसे, नंबर 1 कंसर्न तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको टाइम पे अपॉइंट नहीं किया। तो इसका अल्टीमेटली रेपरकशन क्या देखने को मिल रहा है कि टाइम पे केसेस जो हैं डिस्पोज नहीं हो रहे हैं, अपील्स हैं वो अभी भी ड्यू हैं। दूसरा देखें तो गवर्नमेंट ने लगातार जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आरटीआई एक्ट के अंडर में, उन इन्फॉर्मेशंस को डिस्क्लोज़ करने से मना कर दिया, क्वेरीज़ के जवाब देने से मना कर दिया कि भाई किन लोगों के फ़ोन टैप हो रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कितने केसेस आ गए, कितने नहीं आए, चाहे वो आरबीआई से रिलेटेड हो या पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड हो। मतलब हर एक चीज़ में गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसपेरेंसी को अवॉइड करने की कोशिश की है, ये कह के कि इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट निकाल के आ रहे हैं वो ये कि 2019 का जो मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट में, उसमें लोकसभा में इलेक्शन कर मतलब जीत के आ चुके थे, मोदी गवर्नमेंट 2019 में आई थी, उसके बाद में आने के बाद में ही तो ये सेशन शुरू हुआ था, फर्स्ट सेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो उस मॉनसून सेशन में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का या फिर आरटीआई एक्ट के अंडर में इनकी पावर्स को कंट्रोल कर दिया गया। कैसे? क्योंकि देखो कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन तब प्रॉपर्ली काम कर पाता है, एक तो उनके पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि उनको जल्दी से हायर और फायर की टेंशन ना हो कि हाँ भाई कोई भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उनको जॉब से निकाल दिया जाए। एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए, दूसरा उनके पास में होना चाहिए प्रॉपर फंडिंग और प्रॉपर पैसा आए, तभी तो अपने वो काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले तो जो टेन्योर था उसके 5 साल को अबॉलिश कर दिया, और दूसरा जो सैलरीज थी जो पहले की इलेक्शन कमिश्नर के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग आरटीआई के अंडर में जो बॉडीज स्टैब्लिश की जा रही थी, सीआईसी और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर जो थे इन्फॉर्मेशन, उनको सैलरी दी जाती थी, तो उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। तो कहने का मतलब एक और स्ट्राइक कर दी गवर्नमेंट ने डाइल्यूट करने की। साथ में गवर्नमेंट ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को भी डाइल्यूट कर दिया, और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई अगर इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अगर कोई भी आप विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं डिपार्टमेंट में कोई करप्शन हो रहा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो एक बंदा या 2 बंदा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ओपनली आकर के बोल दे कि भाई वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, जाके संभाल लो,
टाइम पे संभाल लोगे तो बच जाएगा। तो सीटी बजा दी ना उसने गड़बड़ के टाइम पे। तो वो जो चीज़ थी ना, वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में उस विसल बजाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी गई थी, बट उसको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने डाइल्यूट कर दिया। तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को डाइल्यूट करता हुआ दिखाई देता है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम करता है दैट्स ओके, बट वो भी ये ध्यान में रखे कि कैसे भी करके इंडिया की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को वो वायलेट ना करे। और दूसरा, ये जो काम जो किया गया था राइटर के अकॉर्डिंग कॉमर्शियली कॉन्फिडेंट रखने के लिए, कि कोई भी अगर मान लो करप्शन से रिलेटेड है या कोई बड़ी कंपनी कुछ काम कर रही है जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ के अगेंस्ट में जाके काम कर रही है, तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि कॉमर्शियल इश्यूज़ को ध्यान में ज़्यादा रखा जा रहा है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो अभी डेटा फोबिया भी अपने आप में बहुत ज़्यादा देखा गया है, कि जब बात की गई थी कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उनसे ये डिमांड की गई थी कि आप अपना डेटा रिलीज़ करो, क्योंकि जैसे ही अभी जो 2014-15 में नई जीडीपी सीरीज़ शुरू की गई थी जिसमें बेस ईयर अपन ने 2011-12 लेना शुरू कर दिया था, आप पढ़ते हो इकोनॉमी में, तो उससे रिलेटेड भी जब डेटा रिलीज़ करने की बात आई तो उसमें भी कहीं ना कहीं ओपेकनेस का ही साथ दिया गया, क्लियर नहीं किया गया। ऐसे ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करें तो उसकी रिपोर्ट जो 2017 में रिलीज़ होनी थी वो 2019 में हुई। साथ में वहाँ पर रिलीजियस किलिंग जो हुई थी, लिंचिंग जो हुई थी, उसके डेटा को कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश की गई। ऐसे ही जो एनएसएसओ है उसकी 75th राउंड की जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट है उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर हो जाती कि कंज्यूमर्स जो हैं कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे एक पुअर्टी लाइन का या पुअर्टी की जो कितनी परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है वो डिटेल आउट हो जाती है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी दबाने की कोशिश कर रही है। और इस साल में अगर अपन देखें तो हमारे यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ तो रजिस्टर हो ही रही है, और लगातार ये लग रहा है कि और ज़्यादा हम ग्रोथ को ज़्यादा रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। इवन रिसेशन में हमारी इकोनॉमी अब एंटर हो चुकी है। तो वहाँ पर अब जहाँ एक डेमोक्रेटिक वे में देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हम बहुत से कामों को ओपन एंडेड वे में टैकल कर सकते हैं। उन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करोगे या फिर रेगुलेट करोगे या फिर ओपेक वे के अंदर आप पुटअप करोगे पब्लिक के सामने, तो कैसे लोग अपनी बातों को रख पाएंगे, किस तरीके से टैकल हो पाएगी ये सारी सिचुएशन। तो पॉइंट यही आता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।